चारू ने मुस्कुराते हुए दीप के गले में माला डाली तो धमाका ने तालियां पीट दी। 1 मिनट, आप दोनों थोड़ा साथ में आइए। दीपेश फोटो लेने के लिए बोला। दीप के हाव भाव साफ गवाही दे रहे थे कि दीप सब कुछ जबरदस्ती कर रहा है। वो दोनों पास आ गए, फोटो खिंच गई। दीप ने साइन कर दिए और पेपर्स को अच्छी तरह पढ़ने के बाद चारू ने भी साइन करने चाहे, पर अरे चारू, धमाका ने टोका। तो चारू ने उसकी ओर देखा। धमाका कुछ इशारा करने लगा जो दीप और दीपेश दोनों ही समझ गए। धमाका जी, आप चिंता मत कीजिए, पैसे गाड़ी में हैं। दीपेश बोला तो धमाका सकपका गया। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था, मैं तो बस। कोई बात नहीं चारू जी, आप। दीपेश बोला तो चारू ने साइन कर दिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, धमाका ने दीप की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, पर दीप ने उसे देखते ही इग्नोर कर दिया। चारू को यह बहुत बुरा लगा और उसने धमाका से हाथ मिला लिया। थैंक यू यार, अब से आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हैं, जज ने कहा। फिर वो लोग कुछ और फॉर्मेलिटी पूरी करके बाहर आ गए। दीपेश ने एक बड़ा सा बैग निकालकर चारू को दिया तो चारू का दिल बैठ सा गया। उसे ये एक सपना सा लग रहा था। चारू जी, ये सिर्फ आपका हिस्सा है। धमाका जी को मैंने उनका हिस्सा दे दिया है, आपको इसमें से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, दीपेश बोला। चारू अब भी बोराई हुई थी, जैसे वो सब कुछ भूल गई हो। चारू, धमाका ने उसे हिला दिया तो वो हड़बड़ा गई। हाँ, लेना बैग, धमाका बोला, पर मैं इतना सारा रखूंगी कहाँ। चारू की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी और जुबान लड़खड़ाने लगी थी। जल्दी करो दीपेश, मेरे पास टाइम नहीं है, मॉम से मिलने के बाद मुझे मीटिंग में जाना है। दीप तंगा आकर बोला। देखिए चारू जी, आप इसे अपने अकाउंट में, दीपेश बोल पाता। तभी चारू ने उसके हाथ से बैग ले लिया। ओके, मैं कल करवा लूँगी। ठीक है, फिर आप दीप के साथ निकल जाइए, दीपेश ने कहा। चारू ने दीप को देखा। वो एक खूबसूरत गाड़ी में जाकर बैठा हुआ था। इन्हें किसी ने हंसना मुस्कुराना नहीं सिखाया क्या? चारू दीपेश से बोली। अरे नहीं, वो पहले हम सब जैसा ही था, पर चारू बोली, आपको बाद में पता लग जाएगा, अभी आप चाहिए, उसे लेट होना पसंद नहीं है और वो पहले ही लेट हो चुका है, दीपेश ने कहा। चारू ने धमाका की ओर देखा और बोली, मेरे कांटेक्ट में रहना और सॉरी मैं लेट आई। कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया ना? बस तो अपना ध्यान रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना, धमाका ने कहा। चारू ने उसे गले लगाया और बोली, बाय, तू भी अपना ध्यान रखना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे छुपाना मत। चारू बोली तो धमाका को हंसी आ गई। चल अब जा, धमाका बोला तो चारू दीप की कार की ओर बढ़ गई। चारू पीछे वाला दरवाज़ा खोलने लगी तो दीप सीधे देखते हुए ही बोला, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे बैठो। चारू को गुस्सा आया पर उसने मुठ्ठियाँ खींच ली और जाकर आगे दीप के साथ बैठ गई। दीप ने कार स्टार्ट कर दी और वो आगे बढ़ गए। चारू चुपचाप बैठी बैठी कार में बैठने के सुख को फील कर रही थी और बहुत कुछ सोच रही थी। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दीप सख्त चेहरे के साथ ड्राइविंग कर रहा था। अचानक चारू बोली, देखो यार, मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम ऐसे क्यों हो, पर मैं बोर नहीं हो सकती, इसलिए 6 महीने के लिए कम से कम दोस्त की तरह तो पेश आओ। दीप ने चारू की ओर देखा और बोला, मैंने तुम्हें नाटक करने के लिए बुलाया है, पर माँ के सामने, मेरे सामने नहीं, इसलिए चुपचाप बैठे रहो, मैं बस माँ के सामने ही तुमसे बात करूँगा। और अगर तब मैंने तुमसे बात नहीं की तो? चारू ने कहा, ओह, तो तुम मुझे धमका रही हो? दीप बोला, धमका नहीं रही, सावधान कर रही हूँ, मुझसे पंगा मत लो वरना कुछ भी हो सकता है। चारू सीट पर अच्छी तरह से बैठने का नाटक करते हुए बोली, तुम शायद मुझे जानती नहीं हो और जानना चाहती भी नहीं हूँ। तुम्हें मैंने पैसे क्यों दिए हैं ये जानती हो ना? पैसे दिए हैं तो क्या मेरे साथ नौकरी जैसे पेश आएगा? चारू भड़क कर बोली तो दीप ने अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। उतर जाओ इसी वक्त, दीप दांत पीस कर बोला। सोच लो, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, चारू बोली। दीप ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा और बोला, ये पैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फिर जो शादी की है उसका क्या? अब 1 साल तक तो तुम दूसरी लड़की से भी शादी नहीं कर सकते, चारू अफसोस करने का नाटक करते हुए बोली। दीप चारू की ये बात सुनकर परेशान सा नजर आने लगा और उसने एक बार चारू की ओर देखा और फिर दांत पीस कर कार स्टार्ट कर दी। करीब 1 घंटे में वे लोग एक खूबसूरत से बंगले के पास पहुंचे। दीप की कार देखते ही सिक्योरिटी ने गेट खोल दिए। चारू उस बंगले को देखकर खुश हो पाती उसके पहले ही वो हैरान हो गई। ये तो वही बंगला है जहां मैं एक बुढ़िया को लुढ़काने आई थी। चारू का चेहरा पसीने से नहा गया।
दीप ने कार रोकी और बोला, मेरी मोम के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, प्लीज़ फ़ायदा मत उठाओ। दीप की आवाज़ में नरमी थी। कहकर वो नीचे उतर गया। चारू ने थूक निगला और किसी तरह हिम्मत बटोरकर कार से बाहर आ गई। दीप उसके पास आया और आगे बढ़ने लगा, पर चारू वहीं खड़ी रही। दीप ने जब एहसास किया कि चारू साथ नहीं है तो उसने मुड़कर देखा। चारू, दीप ने आवाज़ लगाई तो चारू की नींद टूटी। चारू उसके पास भागकर पहुंची। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दीप चारू का चेहरा देखकर बोला, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चारू अपने रुमाल से पसीना पोंछते हुए बोली, ओके तुम रेडी हो ना? माँ को एहसास नहीं होना चाहिए कि हमने। नहीं, उन्हें नहीं पता लगेगा, चारू बोली। ठीक है फिर आओ मेरे साथ, दीप ने कहा तो वे दोनों अंदर पहुंचे। बंगला किसी महल से कम नहीं था। अंदर आते ही चारू की नजरें ठहर कर रह गई। ये तो दिन में और भी सुंदर लगता है। सुंदर? अब तक खाना नहीं लगाया तुमने? दीप बाबा आते ही होंगे। हड़बड़ी में किचन की तरफ भागती करीब 45-50 वर्ष की एक सामान्य सी औरत किसी को पुकारते हुए बोली, बस हो गया मेरी गोरी मैया। किचन से दोनों हाथों में बाउल लेकर आते हुए अधेड़ उम्र सुंदर ने कहा। उनके गले में एक तौलिया था और उन्होंने सामान्य से पैंट शर्ट पहन रखे थे। तभी उनकी नजरें चारों ओर दीप से टकराई। दीप बाबा, सुंदर की आवाज़ में आश्चर्य भरा था। सुंदर को हैरान देख गौरी ने भी दरवाजे की ओर देखा तो वो भी हैरानी से जम गई। अरे गौरी, दीप आया या नहीं अभी तक? आज इतना लेट कैसे? सामने स्पेरलाकार सीढ़ियों से उतरती हुई एक 50-55 साल की महिला ने जब दीप और चारू को देखा तो उसके शब्द उसके हलक में ही अटक गए। दीप, उसके मुंह से निकला। दीप बाबा, आपने आपने शादी कर ली? गौरी अपने आप को संभालते ही दीप की ओर पागलों की तरह भागती हुई बोली। दीप अपनी माँ की ओर बढ़ने के लिए कदम उठा ही रहा था कि तभी सीढ़ियों पर खड़ी उसकी माँ बोली, रुक जाए वहीं। दीप चौंक उठा। वो नीचे आई जल्दी जल्दी। ये तो वही है जिसे मैं मारने आई थी। इस भगवान का खेल भी निराला ही है। जिसे मैं मारकर पैसे कमाने वाली थी, अब उसे ही बचाकर पैसे कमा रही हूँ। चारू मन ही मन बड़बड़ाई, गौरी जल्दी से आरती की थाली ला और उसमें मेरे बेटे की फेवरेट वाली मिठाई रखना। नीचे आते ही दीप की माँ ज्योति खुशी के आंसुओं के साथ गौरी से बोली, अभी लाती हूँ बहन जी। गौरी भी खुश होकर मंदिर की ओर भागी। मेरे बेटे, ज्योति तेजी से दीप की ओर बढ़ी। माँ आराम से। दीप अपनी माँ को तेज भागता देख बोला, ऐसे कैसे? आज तो मैं हवा में भी उड़ूं तो भी कम है। मेरे बेटे ने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, मेरी सबसे बड़ी इच्छा। ज्योति की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो दीप और चारू के गालों को छू छू कर अपने हाथों को चूम रही थी। दीप अपनी माँ की खुशी देखकर भावुक सा नजर आने लगा। सॉरी माँ, आपको असली खुशी नहीं दे पाया। दीप अपने मन में ही अफसोस कर रहा था। गौरी आरती की थाली सजा लाई थी। इस स्वर्ग में इसी चांद की कमी थी। ज्योति चारू की आरती करते हुए उसको बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखकर बोली। चारू ने झुककर ज्योति के पैर छू लिए। खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो बेटा, ज्योति ने आशीर्वाद देते हुए कहा। वो चारू और दीप को सोफे तक ले आई। बैठो, ज्योति बोली। गौरी, जल्दी से हमारी ड्रेस डिजाइनर को बुलाओ, हमारा ज्वेलर को बुलाओ और हाँ, दीप के कमरे को गुलाबों से सजा दो। ज्योति बहुत खुश थी। बाप रे, कहीं मैं चक्कर खाकर गिर न जाऊं। ये तो मुझे रानी बनाने वाली हैं। चारू का मन संभल नहीं रहा था। मोम, आप प्लीज़ बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दीप ज्योति का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए बोला, अरे बात फिर हो जाएगी ना, अभी मेरी बहू का स्वागत तो करने दे मुझे ढंग से। बताओ बेटा, क्या लोगी तुम? थक गई होंगी ना? मॉम प्लीज़ बैठिए ना, दीप बोला। लेकिन मैं ठीक हूँ मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, चारू ने प्यार से कहा। मेरी बच्ची, ज्योति बोली। मॉम, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है, दीप बोला। जो भी जैसे भी, बस मैं तो खुश हूँ कि तू मेरे लिए एक बहू ले आया। ज्योति अपनी खुशी संभाल नहीं पा रही थी। मेरी बात सुनिए मॉम, मैं नहीं चाहता कि इस शादी का कोई ढिंढोरा हो, इसलिए आज कोई फंक्शन नहीं होगा, दीप ने कहा। क्यों? अरे भाई, ये क्या बात हुई? राजघराने की खुशियाँ खामोशी में दबकर रह जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जश्न होगा, पूरा भोपाल इस जश्न में होगा एक बार फिर। ज्योति सपनों में रंग भर रही थी। मॉम प्लीज़, मैं नहीं चाहता। बेटा प्लीज़, मुझे इतनी बड़ी खुशी ना छीन। प्लीज़ बेटा, ज्योति बोली। लेकिन मॉम। प्लीज़ दीप प्लीज़, ज्योति बच्चों की तरह बोली। मॉम आप प्लीज़, आपको आज मैं भी नहीं समझा सकता। जो करना है कीजिए, दीप तंगा कर बोला। वाह,
ये तो कमाल है, एकदम दमदार बात, मन वाली। चारू ज्योति को देखकर सोचने लगी। उसके चेहरे पर भी खुशी थी। लीजिए बहू रानी। गौरी की आंखों में खुशी अलग ही झलक रही थी। वो चारू के खूबसूरत चेहरे से नजरें नहीं हटा रही थी। चारू ने जूस ले लिया। थैंक्स। गौरी, रात के जश्न की तैयारी करनी है, तू जल्दी जल्दी मैनेजमेंट वालों को बुला, मैं सब कुछ समझा देती हूँ उन्हें। मॉम, मैं बात कर लूँगा, आप रिलैक्स रहिए, दीप बोला। तभी चारू का फ़ोन बजा। चारू इस वक्त दीप अरोड़ा के बंगले में दीप और उसकी माँ के साथ बैठी हुई थी। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। दीप और ज्योति दोनों ही रिंग सुनकर शांत रह गए। चारू ने बहुत ही मुश्किल से अपना 3 साल पुराना फ़ोन उन लोगों के सामने निकाला। अरे बेटा, जल्दी कॉल ले लो ना, कट जाएगी, ज्योति चारू से बोली। जी जी मॉम, चारू ने कहते हुए कॉल एक्सेप्ट की। हेलो चारू, कहाँ पहुँची बेटा तू? ये राखी की आवाज़ थी। मैं बस पहुँच गई हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, चारू ने जल्दी जल्दी कहा और कॉल कट कर दी। ज्योति ने चारू के चेहरे को देखा। वो शायद चाहती थी कि चारू खुद ही बताए कि किसका फ़ोन था, पर चारू ने तो फ़ोन काटने के बाद नज़रें भी नहीं उठाई थी। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? किसका फ़ोन था? ज्योति बोली। वो मेरी एक दोस्त का फ़ोन था, चारू ने कहा। अच्छा, वैसे बेटा तुम्हारी फैमिली के बारे में भी तो कुछ बताओ, और शादी कैसे? ज्योति जिज्ञासा के साथ बोली, पर दीप ने बीच में ही बात काटी। मॉम, अब क्या सारी बातें आप आज ही पता कर लेंगी? उसे रेस्ट करने दीजिए, कुछ खिलाइए पिलाइए, फिर तो वो आपके साथ ही रहने वाली है ना। बाद में सारी बातें कर लेना। ओह हाँ, मैं भी क्या, चलो बेटा तुम चलकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम मिलकर लंच करेंगे, फिर तुम रेस्ट करना और मैं शाम के फंक्शन की तैयारियां करूंगी, ठीक है ना? ज्योति चारू से बोली। चारू ने सिर हिला दिया। ज्योति खड़ी हुई तो दीप ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर ने आपको भी रेस्ट करने को ही कहा है मॉम, और आपको देखकर लग रहा है कि आज आप सारी बातें भूल गई हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चारू को कमरे में ले जाता हूँ। क्या? मेरी बहू का नाम चारू है? बिल्कुल परफेक्ट नाम रखा है तुम्हारी माँ ने, चारू, ज्योति बोली। दीप ने चारू को चलने का इशारा किया तो चारू खड़ी हो गई। बेटा मुझे माफ़ कर देना, पर यह लड़का मानने वाला नहीं है, ज्योति ने कहा। कोई बात नहीं मॉम, आप रेस्ट कीजिए, चारू बोली और दीप के पीछे चली गई। कुछ समझ नहीं आ रहा, दीप ने शादी कर ली, पर जो भी है अच्छा है। मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरे बाद दीप अकेला ना पड़ जाए, उसका भी एक परिवार हो, वो अपना अतीत भूल जाए और अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नया मोड़ दे। ज्योति अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। ठीक कह रही हैं आप बहन जी, दीप बाबा की उदासी तो हमसे भी नहीं देखी जाती थी। आज तो वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। बहू रानी भी कितनी प्यारी है, वो दीप बाबा को फिर से पहले जैसा बना देंगी, हमें पूरा यकीन है। तभी वहाँ गौरी आई और ज्योति से बोली, हाँ गौरी, उस लड़की के चेहरे से ही मैं समझ गई कि कुछ तो बात है उसमें, वो ज़रूर दीप की ज़िंदगी बदल देगी। ज्योति कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली। ऊपर पहुंचते ही दीप ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। दीप का कमरा बहुत बड़ा था, पर वहाँ काम की चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसे देखकर चारू बोली, ये क्या, तुम्हारे कमरे में ये मातम क्यों पसरा हुआ है? ना टीवी, ना म्यूजिक सिस्टम, ना फ्लावर पॉट्स, ना कोई फोटो, और यहाँ तक कि खिड़की भी नहीं है। पूरा कमरा सफ़ेद है, यहाँ तो मुझे घुटन होने लगेगी। देखो, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, अगर तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम किसी और कमरे में रह लो, पर मुझे रंगों से, फूलों से, तस्वीरों से और किसी भी शोर शराबों से चिढ़ है, और मैं वो सब अपने कमरे में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीप गुस्से से बोला। चारू सोफे पर बैठ गई और जमाई लेते हुए बोली, लगता है तुम्हारी ज़िंदगी ने तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेला है, पर मुझे क्या, मैं रह लूँगी दूसरे कमरे में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब जाकर फ्रेश हो जाओ, दीप ने बिना उसकी ओर देखे कहा और वहाँ से चला गया। पर तभी चारू का दिमाग चला और उसने अपना सिर पीटा। पर मैं कपड़े कौन से पहनूंगी? वो खड़ी हुई और बाहर निकली। उसने नीचे देखा तो कोई भी नज़र नहीं आया। सारा घर उसे खाली नज़र आया। अभी वो किसी का नाम भी नहीं जानती थी, इसलिए वो किसी को पुकार भी नहीं पा रही थी। यही पहन लूंगी, वो बोली और फिर अंदर चली गई। पर जब वो वॉशरूम ढूंढने लगी तो उसे दीप का कबर्ड नजर आया। उसने बिना सोचे समझे उसे खोला तो पाया कि उसमें दीप के कपड़े, वॉच कलेक्शन, परफ्यूम आदि चीज़ें मौजूद थी। वाह, इतनी सारी घड़ियाँ, इतने सारे परफ्यूम, गॉगल्स, कमाल यार, चारों देखते ही बोली, और उसने एक चश्मा निकाल कर अपनी आंखों पर चढ़ा लिया और अपने आप को आईने में देखने लगी। अच्छा है, पर ढीला है, उसने कहा और चश्मे को वापस रखकर एक परफ्यूम की बोतल उठा ली।
उसने थोड़ा सा कलाई पर लगाकर देखा और सूंघते हुए बोली, वाह। उसने इसी तरह कम से कम 5-6 परफ्यूम उठा उठाकर चेक किए। तभी अचानक उसकी नज़र एक पिंक कलर के कपड़े पर पड़ी। ये क्या है, सोचते हुए उसने वो कपड़ा खींचा तो पाया कि वो एक ड्रेस थी, लड़की की ड्रेस। चारू चौंकते हुए बोली, ये लड़कियों के कपड़े भी पहनता है? चारू उस ड्रेस को अच्छे से देखते हुए बोली, क्या भरोसा, पैसे वाला है, कुछ भी कर सकता है। चारू बोली और उसी ड्रेस को लेकर वॉशरूम में चली गई। डाइनिंग टेबल पर सब चारू का वेट कर रहे थे। दीप बार बार अपनी वॉच को टेंशन के साथ देख रहा था। आज ऑफिस नहीं जाएगा तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। तेरी अभी अभी शादी हुई है, घर पर रुक और मुझे चारू के बारे में बता। उसे क्या पसंद है, कैसे रंग उसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किस तरह के कपड़े उसे अच्छे लगते हैं, क्या खाना ज़्यादा पसंद करती है, ये सब बता मुझे, जिससे आज रात की पार्टी में मैं सब कुछ उसके पसंद का अरेंज कर सकूं। ज्योति दीप को देखकर बोली, मॉम आप जानती हैं ना कि ये शादी मैंने आपके लिए की है। मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। आपको एक बहू चाहिए थी, मैं ले आया। अब प्लीज़ मुझसे और ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। दीप चिड़चिड़ा गया। ज्योति उसके चेहरे को देखती ही रह गई। सॉरी, अब से कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। ज्योति ने नज़रें झुकाकर उदास लहजे में कहा। मॉम आप। दीप कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने से आती चारू से टकराई। वो चौंक कर खड़ा हो गया। चारू ने वही पिंक ड्रेस पहनी हुई थी जो उसे दीप की अलमारी से मिली थी। चारू मुस्कुराती हुई नीचे आई। मॉम मैं कैसी लग रही हूँ? चारू ने डाइनिंग टेबल के पास खड़े होकर ज्योति से पूछा। ज्योति ने जब नज़रें उठाकर देखा तो उसका गुस्सा और उदासी एकदम छू हो गई। बहुत प्यारी, ज्योति बोली। तभी दीप ने चारू की बांह पकड़ी और दांत पीस कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ड्रेस को पहनने की? चारू हैरान थी। दीप, ये क्या तरीका है तुम्हारा चारू से बात करने का? ज्योति चिल्लाई तो घर के नौकर भी वहां मौजूद हो गए। मॉम प्लीज़, मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ, दीप बोला। तो चारू ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और दीप के कमरे की तरफ भाग गई। दीप, क्या तुम उसे इसलिए इस घर में लेकर आए हो, उसकी इंसल्ट करने? ज्योति बोली। मॉम आप जानती हैं ना वो ड्रेस? हाँ सब जानती हूँ, वो ड्रेस तेरे लिए कितनी और क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बात सुन ले, कोई चीज़ किसी इंसान के जज्बातों से बड़ी नहीं होती। इसलिए जाओ और जाकर अभी चारू से माफ़ी मांगो। ज्योति बहुत गुस्से में थी। पर मॉम, ठीक है फिर, तुम्हें जो करना है करो और मुझे जो करना है मैं करूँगी। कहते हुए ज्योति ने अपने सामने से खाने की प्लेट हटा दी और खड़ी होकर जाने लगी। मॉम जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उससे माफ़ी मांगने, आप खाना खाइए, दीप ने कहा तो ज्योति रुक गई। समझता क्या है अपने आप को? चाहूँ तो अभी उसकी खटिया खड़ी कर दूँ। एक ड्रेस के लिए ऐसे मर रहा था जैसे कहीं का भिखारी हो। चारू बड़बड़ाते हुए वॉशरूम से निकली और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने अपने हाथ में मौजूद पिंक ड्रेस बेड पर बुरी तरह फेंक दी। तभी वो सामने से आते दीप से टकरा गई। उसने खुद को संभाला और दीप को गुस्से से लाल आंखों से घूरने लगी। देखो, वो ड्रेस मेरे लिए किसी की आखिरी निशानी है, इसलिए मुझे तुम पर। दीप अपनी बात पूरी कर पाता उसके पहले ही चारू बोली, देखो मिस्टर, मैं यहाँ अपनी इंसल्ट कराने नहीं आई हूँ। इसलिए आइंदा आइंदा मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की या मेरी बिना इजाज़त के मुझे छुआ तो अच्छा नहीं होगा। कहते ही वो वहाँ से चली गई। दीप कुछ पल के लिए शांत खड़ा रहा। उसने देखा कि वो पिंक ड्रेस बेड पर पड़ी हुई है। उसने उस ड्रेस को उठाया और उदास आंखों से उसे देखने लगा। अरे बेटा, ये क्या, तुमने फिर से वही सूट पहन लिया? ज्योति चारू को देखकर बोली, जी मैं कल जाकर शॉपिंग कर लूँगी। चारू अब भी गुस्से में थी। अब कोई खाना देगा या मैं खुद लूँ? चारू ने कहा तो गौरी ने खाना परोसना शुरू कर दिया। ज्योति चारू का ये रूप देखकर कुछ पल के लिए खामोश हो गई। चारू बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लगा है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम वो सब भूल जाओ और अपना दिमाग ख़राब मत करो। और हाँ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आज ही कपड़े घर पर आ जाएंगे। ज्योति आराम से बोली, पर मुझे कल जाना है, मेरा कुछ काम है। चारू बोली, कोई ज़रूरी काम है बेटा? ज्योति बोली, जी। चारू ने कहा और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। ज्योति को ये अच्छा नहीं लगा, पर वो शांत रही और दीप का वेट करने लगी। शाम के 7 बज रहे थे। अरोड़ा फैमिली का शानदार बंगला लाइट से जगमगा रहा था। बड़े बड़े लोगों का स्वागत पूरे मान सम्मान और शानदार तरीके से किया जा रहा था। हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था।
हॉल फूलों और लाइट से सजा हुआ था। चारों ओर खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थी। वेटर्स मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त थे। ज्योति अपने कमरे में तैयार हो रही थी। टीना, आज हमें ऐसे सजाओ जैसे हम इस अरोड़ा फैमिली के नहीं बल्कि इस पूरे हिंदुस्तान की मल्लिका हों। ज्योति एक मेकअप आर्टिस्ट से बोली। बिल्कुल मैम, टीना ने मुस्कुराकर कहा और ज्योति को अच्छे ढंग से तैयार करने लगी। यहाँ चारू भी मेकअप आर्टिस्ट से तैयार हो रही थी। उसने सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था। चारू आईने के सामने बैठी थी और ना जाने अपने आप में ही कितनी बातें कर रही थी। चारू, कहीं तो कोई सपना तो नहीं देख रही ना? दिल्ली से स्पेशल मेरे लिए बुलाई गई मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप कर रही है। इतना महंगा लहंगा तो मैं कलेक्टर बन के भी नहीं पहन पाती। सच में तेरे सपने पूरे हो रहे हैं, इन्हें किसी की नज़र न लगे। मैं मेकअप आर्टिस्ट चारू को 2-3 बार आवाज़ दे चुकी थी, पर वो ख्यालों की दुनिया में खोई थी। मैम, इस बार उसने थोड़ा तेज बोला तो चारू ख्यालों से निकली। या मैम, मुझे आपकी आंखों में ये लेंस लगाने हैं। प्लीज़ आप थोड़ा। नो नो, मुझे मेरी आंखों के ओरिजिनल लेंस ही पसंद है। चारू बोली। पर मैम, मेरी आंखें आपको बुरी लग रही हैं क्या? बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं लगवाने लेंस। चारू सख्त लहजे में बोली तो मेकअप आर्टिस्ट शांत हो गई और दूसरा काम करने लगी। कुछ ही देर में चारू पूरी तरह रेडी हो गई थी। आज वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। चारू अपने आप को देख देख कर हैरान हो रही थी। ये मैं ही हूँ ना? यस मैम, आप ही हैं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, मेकअप आर्टिस्ट ने कहा। सच्ची? थैंक यू, चारू चहकते हुए बोली और उसने अपना फ़ोन निकाला। मैम, ये आप क्या कर रही हैं? मेकअप आर्टिस्ट बोली। दिख नहीं रहा सेल्फी ले रही हूँ, चारू चिढ़कर बोली और फिर सेल्फी लेने लगी। तभी वहाँ कुछ फोटोग्राफर आ गए। एक्सक्यूज़ मी मैम, एक लड़के ने कहा। चारू ने उसकी ओर देखा। जी मैम, आपकी कुछ फ़ोटोज़ लेनी है, फोटोग्राफर बोला। ओह श्योर, चारू कंधे उछालते हुए मुस्कुराकर बोली। चारू पोज देने लगी, वो बहुत खुश थी। तभी वहाँ दीप आया। सर प्लीज़ आप भी आइए ना, फोटोग्राफर दीप से बोला। नो, दीप ने एक ही बार में जवाब दिया और चारू से बोला। अब नीचे चलें? चारू ने सिर हिलाया। सभी लोग चारू के आने का इंतज़ार कर रहे थे। हर कोई दीप की दुल्हन को देखने के लिए एक्साइटेड था। मिसेज अरोड़ा, कब आएंगी आपकी बहू? एक औरत ने ज्योति से पूछा। बस आती ही होगी। ज्योति ने मुस्कुराते हुए सीढ़ियों की ओर देखा तो चारू किसी राजकुमारी की तरह दीप के साथ आ रही थी। चारू को देखकर हर किसी के चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव नजर आ रहे थे। दीप तो सचमुच किसी परी को ले आया है मिसेज अरोड़ा। बहुत ही खूबसूरत है, ज्योति से उसी औरत ने कहा। है ना, मेरे दीप की पसंद ही ऐसी है, ज्योति गुरूर के साथ बोली। सच कहा, दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है, उसी औरत ने कहा। दीपेश, जो अब अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, जब उसने अचानक से खामोशी महसूस की तो सीढ़ियों की ओर देखा। सामने चारू को देखकर उसका मुंह खुला रह गया। ये सचमुच कितनी सुंदर है, दीपेश के मुंह से निकला। चारों ओर दीप जब नीचे आए तो बारी बारी से सभी लोग उन्हें मुबारकबाद देने लगे। कुछ देर बाद वे दोनों स्पेशल सीट्स पर बैठ गए। हेलो दीप, तुम तो फिर से चांद ढूंढ लाए, एक लड़के ने हाथ मिलाते हुए कहा। तो दीप का खून खोल उठा। फिर से मतलब? चारू बोली। आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, बहुत जल्द पता चल जाएगा भाभी जी। उस लड़के ने दीप को अजीब सी नज़रों से देखा और एक अधेड़ आदमी के साथ जाकर बैठ गया। कहाँ हम इसकी माँ को मारकर सब कुछ हथियाना चाहते थे और कहाँ अब ये दूसरी मुसीबत भी आ गई। अधेड़ आदमी दीप और चारू को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए लड़के से बोला। चिंता मत कीजिए डेढ़, इसकी माँ तो 6 महीने में ही भगवान को प्यारी होने वाली है। और रही बात इस लड़की की, तो ये आई कहाँ से है, ये पता लगाकर इसका भी कोई इंतज़ाम देख लेंगे। लड़के ने कहा। नहीं कपिल, अब इन औरतों के चक्कर में फंसने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तो दीप ही पहले अपने बाप के पास जाएगा, अधेड़ उम्र आदमी ने कहा। कुछ देर बाद एक मशहूर डांसर का डांस चालू हुआ तो चारू से देखकर बोली। रील्स में ही देखा था इसे, आज सामने नाच रही है। यार, ये पैसा कितनी मज़ेदार चीज़ होती है, अच्छे अच्छे को अपनी उंगलियों पर नचा देता है। कुछ देर बाद चारू परेशान होकर दीप से बोली। यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। दीप ने चारू की बात सुनकर एक वेटर को रोका और उससे कुछ कहा। थोड़ी ही देर में वहां ज्योति आ गई और बोली। चलो मेरे साथ, हम तीनों साथ में खाना खाएंगे। ज्योति ने कहा तो चारू जल्दी से उठ गई। वे तीनों एक टेबल पर साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वहां एक लड़की आई जो शायद दीप की सेक्रेटरी थी। दीप सर, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उस लड़की ने कहा। दीप ने उसे सवालिया नज़रों से देखा।
प्लीज़ कल आप मैम को ऑफिस लेकर आइए, हम सब उनका अपने तरीके से वेलकम करना चाहते हैं। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मोना, तुम सब मिल चुके हो ना, दीप ने कहा। अरे तो क्या हुआ, चारू को ऑफिस भी तो देखने जाना होगा, तो कल ही ले जाना उसे, इन लोगों को भी अच्छा लगेगा और चारू को भी। ज्योति बोली, लेकिन मॉम, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मोना, कल चारू आएगी। ज्योति ने मोना से कहा तो वो बहुत खुश हो गई। थैंक यू मैम, वो बोली और चली गई। मॉम, अब इसकी क्या ज़रूरत थी, दीप बोला। क्यों नहीं थी ज़रूरत, अब तो चारू भी तेरे साथ रहेगी, जैसे मैं तेरे डैड के बिजनेस में हेल्प करती थी, चारू भी करेगी, तो उसे भी तो सब पता होना चाहिए ना, ज्योति बोली। 4 घंटे के मज़ेदार कार्यक्रम के बाद चारू खुद को बहुत थका हुआ फील कर रही थी। वो इस वक्त दीप के रूम में थी। दीप का कमरा ज्योति की जिद के कारण फूलों से सजा दिया गया था, साथ ही उसका बेड भी फूलों से सजा हुआ था। चारू अपने गहने वहने निकालते हुए बड़बड़ा रही थी, काश यहाँ मम्मी जे और जानवी भी होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आया होता। पर ठीक है, जो था ठीक था, अब तो बस चादर तान के सोना है इस करोड़ों के बंगले में। तभी वहाँ ज्योति आई। चारू, ज्योति की आवाज़ सुनते ही चारू सकपका गई और खड़ी हो गई। जी जी मॉम, बेटा तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, ज्योति कमरे में आते हुए बोली। जी मॉम, कहिए ना, ज्योति ने चारू के कंधे पर हाथ लगाकर कहा और खुद भी एक चेयर पर बैठ गई। देखो बेटा, मेरा बेटा पहले तुम्हारे जैसा ही था, चंचल, नटखट, मजाकिया, जिंदा दिल। पर बाद में उसके साथ जो हुआ, उसने उससे उसकी मुस्कुराहट तक छीन ली। और मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी वो मुस्कुराहट वापस ले आओ। ना जाने मेरे प्राण कब निकल जाएं, पर मैं मरने से पहले एक बार अपने बेटे को फिर से वैसा ही हंसते मुस्कुराते हुए, हंसी मजाक करते हुए देखना चाहती हूँ। प्लीज़ चारू, एक इच्छा मेरे दीप ने पूरी कर दी तुमसे शादी करके, अब एक तुम पूरी कर दो, ज्योति बहुत ही भावुक लहजे में बोली। लेकिन दीप के साथ ऐसा हुआ क्या कि वो, चारू ज्योति की बात सुनकर बोली। दीप के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो अब, पर तभी वहां दीप आ गया। दीप को देखकर चारू खामोश हो गई और ज्योति को दरवाजे की ओर इशारा करके बताया कि सामने कोई है। तो ज्योति ने सिर घुमाकर देखा। दीप उन दोनों के पास आया। मॉम, आप अब तक सोई नहीं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं मॉम, आप जानती हैं ना आपको डॉक्टर के बताए सारे रूल्स फॉलो करने हैं, फिर क्यों आप अब तक जाग रही हैं। दीप परेशान होकर बोला। सॉरी बेटा, मैं सोने ही जा रही हूँ, ज्योति ने कहा और खड़ी हो गई। दीप ने उसे गले लगाकर कहा, मॉम, अब सिर्फ आप हैं जिसको देखकर मैं जीने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता। चारू भी तो है ना बेटा, और मेरा तो भगवान ने टिकट भी बुक कर दिया है अपने पास बुलाने के लिए, ज्योति मुस्कुराकर बोली। मॉम प्लीज़, ज्योति की बात ने दीप के दिल पर गहरा प्रहार किया था, जिसकी तकलीफ उसकी आवाज़ और चेहरे पर झलक आई थी। अच्छा बाबा, सॉरी, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, ओके, अब चल मैं जाती हूँ, ज्योति दीप को समझाकर बोली और वहाँ से चली गई। चारू दीप को ही देख रही थी। बहुत प्यार करते हो ना मॉम को, वो धीरे से बोली। तुम नहीं करती अपनी मॉम को, दीप बोला। मैं भी करती हूँ, चारू ने कहा और दीप के बेहद पास आकर उसकी दोनों हथेलियों को अपनी दोनों हथेलियों में भर लिया। दीप के लिए ये एक अजीब बात थी, वो हैरानी से चारू के चेहरे को देख रहा था। चारू ने उसे थोड़ा आगे लाते हुए उसी चेयर पर बैठा दिया जिस पर कुछ देर पहले ज्योति बैठी थी, और वो खुद भी एक चेयर पर बैठ गई। दीप, चारू बोली और दीप की आंखों में देखने लगी। ये सब दीप को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर वो कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चारू बोली। तुम ये सब, दीप कुछ कहता उसके पहले ही चारू खड़ी हुई और जाकर दरवाजे बंद कर दिए। ये तुम क्या कर रही हो, दीप हैरानी से बोला। चारू अपनी जगह पर वापस बैठ गई और बोली, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ 6 महीने के लिए आई हूँ, है ना। कहते ही चारू ने दीप की आंखों में फिर देखा। और क्यों आई हूँ, तुम्हारी मोम को यह यकीन दिलाने कि तुमने शादी कर ली है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी के ये 6 महीने सुकून से जी सके, है ना। हाँ, पर तुम, दीप बोला। मेरी बात सुनो, चारू ने दीप के होंठों पर उंगली रख दी। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता होना चाहिए, चारू बोली। इतने कम टाइम के लिए सब कुछ पता होना ज़रूरी नहीं है, दीप बोला। पर मुझे जानना है कि तुम क्यों अपनी माँ को धोखा दे रहे हो, चारू तेजी से बोली। मैं उन्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, दीप अचानक भड़क उठा। इसे धोखा ही कहते हैं, अच्छा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मोम के लिए मैं किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ, दीप चारू को घूरते हुए बोला। तुमसे शादी करके किसी की ज़िंदगी क्यों ख़राब होगी,
बल्कि उसकी ज़िंदगी तो संवर जाएगी। चारू बोली, बिल्कुल नहीं, शायद तुम्हें लगता है कि दौलत हर खुशी का रास्ता है, लेकिन नहीं, दौलत से हर खुशी नहीं कमाई जाती, दीप ने कहा। क्या? क्या कहा तुमने? दौलत से हर खुशी नहीं कमाई जा सकती? पागल हो तुम नहीं जानते कि बिना दौलत के कोई खुशी नहीं मिलती, चारू ने कहा। तो बताओ, अगर तुम किसी रईस से शादी कर लो और वो तुम्हें प्यार न करे, तो क्या तुम उस दौलत से उसका प्यार पालोगी? दीप के सवाल ने चारू की जबान पर ताला लगा दिया था। नहीं ना, इसलिए मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे प्यार के लिए तरसती रहे, दीप बोला। मगर मगर तुम इतने भी खड़ूस नहीं लगते मुझे। तुम प्यार क्यों नहीं कर सकते किसी को? चारू बोली। क्योंकि मैं अपना सच्चा प्यार खो चुका हूँ, कहते हुए दीप का गला भर आया और आंखों में दर्द उतर आया। चारू दीप के चेहरे को देखती रह गई। दीप खड़ा हो गया तो चारू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, उसने तुम्हें धोखा दिया था? दीप ने रुककर चारू की ओर देखा। उसने नहीं, मेरी किस्मत ने। किस्मत ने? चारू भी खड़ी हो गई। दीप ने गहरी सांस ली और वो चेयर पर थका हुआ सा बैठ गया। वो सुबह मेरी लाइफ की सबसे मनहूस सुबह थी, जब मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया। कहते कहते दीप किसी याद में खोता चला गया। टू बी कंटिन्यूड।